क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। सरकार ने किया क्या विकास, गरीबी दूर के क्या प्रयास, देखेंगे हम विकास का सच, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात अपनी चुनावी यात्रा का आगाज कर चुकी है। काफ़ी पहले आगाज हो चुका है और 5 जिले करीबन हम निपटा चुके हैं। उसके बाद अब 6वें जिले में है, बाना जिला है। सबसे पहले हम 5वां जिला है, माफ़ कीजिएगा। और सबसे पहले हम ललितपुर से शुरुआत की थी, उसके बाद महोबा, जालौन और हमीरपुर करने के बाद हम बाना जिले में हैं। बाना जिले में यहाँ पर हम आ गए हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं लाखन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ चैनल में आपका। धन्यवाद साक्षी जी। सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने जो रखना चाहूँगी वो ये है कि आप जैसे कि जानते हैं 4.5 साल जो सरकार के हैं वो बीत चुके हैं, सामने विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है आपको कि सरकार ने जो है धरातल पर कैसा काम किया है? देखिए, बहुत सारे मुद्दों पर बात होती है, हल्के उस पर, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं सीधा एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि जब से ये सरकार आई है, अगर हम देखें तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो, जो मेन चीज़ होगी कि हमारा कितना जीडीपी है और कितना हमारे ऊपर कर्ज है, विदेशी मतलब वर्ल्ड बैंक का और आईएमएफ का कितना कर्जा है। तो देखिए, तो सन 47 से 2014 तक वो 52 लाख करोड़ था। आज की तारीख में वो 1,16,000 करोड़ है, जो कि बहुत बड़ा है। हमारी टोटल जीडीपी जो आज की तारीख में 3 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़, सॉरी 33 लाख करोड़ है। अब जो हमारा इसका जो कर्ज हमको जो उस पर लोन चुकाना पड़ता है वो है 1.25 लाख करोड़ एनुअली। अब आप बताएं कि जब इतना कर्जा ऊपर हमारे ऊपर है तो वो कहाँ से आता है? वो कर्जा आता है इसी टैक्सेशन से, जनता ही अदा करती है। और इसीलिए तेल का एक्चुअल कॉस्ट उसकी 40 रुपये है, जिसका हम 100 रुपये भरते हैं, 60 रुपये देते हैं। इसी तरह महंगाई का जो मूल कारण है वो हमारा इतना भयंकर कर्जे में डूबा हुआ है, वो मतलब डूबे हैं, इसलिए इतना ये मेन हुआ है। और महंगाई ये रोक नहीं सकती, क्योंकि ये अपने देश पर जो कर्जा इन्होंने लिया, अब स्थिति यह है कि वो पैसा खर्च कहाँ हुआ। अगर वो पैसा यहाँ खर्च हुआ तो उससे कुछ रिटर्न मिलना चाहिए था, तो हमारा फिर हम जो जनता पर लोड है वो कम होना चाहिए था। ये दिखाता है कि वो कर्जा जो इन्होंने लिया वो इनके चुनाव, हम ये दुनिया को दिखाने के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, ये ऑप्टिक्स क्रिएट करने हमने एक बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन उसका भुक्तभोगी कौन है? हम भुगत रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब हम अपना पूरा कर्जा लेके और अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने में लगा देंगे तो अब कहाँ की नौकरियां, बेरोजगारी और बुरे हाल में जो हमारा प्रदेश है वो तो होना ही है, जब तक हम वो चीज़ बैलेंस नहीं करते। और ये चीज़ बढ़ते बढ़ते आप 2024 तक ये बहुत भयंकर, ये 2 लाख करोड़ तक पहुँचने वाला है। उसके बाद 25 तक देखें तो ये मतलब जो है वो लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुँचने वाला है। तो हमारी स्थिति में कब सुधार होगा, कब हम इस मकर जाल से हमको छुटकारा मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और कम से कम इतना मेरा दावा है कि जब तक ये रिजीम है, माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, या जब तक भाजपा रिजीम है, तब तक इस जनता को निजात नहीं मिलना है। और अगर इस बात को जनता नहीं समझ पा रही है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी सभी से यही अपील है कि आप देखें कि आज आपके हाथ में कटोरा थमाए हुए हैं, आपके बच्चों की रोटी छिन रही है, और इसके बाद अगर आपको एहसास नहीं है, आप दोबारा लाने की भूल करते हैं, तो इस बारे में मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि और कोई बात कहने को बचती है। तो अध्यक्ष जी, आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जनता हो सकता है फिर से ऐसी भूल करे, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या जनता त्रस्त है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल जनता त्रस्त है, सबको एहसास है। जब वो तेल भराने जाते हैं तो उनको जो 50 रुपए का तेल था वो 100 रुपए मिलता है, परेशानी है उनको। जब महंगाई आप जानती हैं, सरसों का तेल किस रेट पर, हर चीज़ पर, खाद बीज, किसान किस तरह त्रस्त है आप जान रही हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने आपका भाई ये 1300 से आपका जो MSP है वो 1800 कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने 30% बढ़ाया, खाद बीज डीजल के दाम आपने इतना बढ़ा दिया कि 60% छीन लिया। तो आपने जो 30% दिया 60% छीन लिया, तो आप दे क्या रहे हैं?
सिर्फ आप एक मिथक फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि आप जनता के लिए, किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, किसान में तो मुट्ठी भर किसान हो जाते हैं। जो भी आपको डिस्क्रेडिट करने की, जिसने अच्छा, अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया अपने रिजीम में, आप उन पर क्या आरोप लगाते हैं आपका दूसरा विषय। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज अब क्या है आपके पास, क्या उनको काउंटर करने की क्या बचा? अब्बा जान, चचा जान, अरे ये कोई बात होती है भैया? या तो अपनी बात बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। आप हमेशा वही हिंदू मुस्लिम और कुछ ना कुछ एक डिविसिव पॉलिटिक्स के अतिरिक्त आपका कोई एजेंडा नहीं है। आपके पास कुछ कहने को है, कोई ऐसी बात है जो आपने अपनी उपलब्धियां गिनाई है, बिना झूठ बोले आप कोई उपलब्धि बता दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। तो जनता में इस बात का पूरी तरह जनता इस बात को जानती है और इस बात इनके खिलाफ बहुत भयंकर आक्रोश है। और अगर आज चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है ये पूरी तरह सत्ता से बाहर हो जाए। तो आपको जैसे कि हम सर्वे कर रहे हैं, आपको बताया मैंने, तो ऐसे में ही हमें काफ़ी लोग मिले और उनसे कहीं ना कहीं सर्वे में हमें पता चला कि कुछ भी हो, उनका कहना ये है कि भले ही विकास हो ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जब थी तो उससे रोष इस कारण था क्योंकि दो मुख्य जो प्रॉब्लम थी वो एक थी जातिवाद और एक था गुंडाराज। एटलीस्ट ये खत्म हो गया है सरकार में। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे फिर मैं जानता हूँ कि ये अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जी। और देखिए, आप कई जहाँ भी देख लीजिए, आप चैनल चलाते हैं और आप हर जगह जाना है आपको, इस कितनी गुंडागर्दी, किस तरह का तानाशाही रवैये से उन्होंने काम किया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब भाई झूठ का तो कोई होता नहीं है। आप झूठ बोलिए, आप मीडिया पर आप पूरी तरह काबिज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको झूठ दिखाता है। अब वही झूठ आप मार्केटिंग करते हैं, सिर्फ भ्रम में रख के जनता को आप ये सब बातें फैलाते हैं जो कि सत्य नहीं है। और रही बात जातवाद की, आप जातवाद तो एक छोटी लकीर हो गई ना। आप देखिए कि आपने संप्रदायवाद चलाकर किस कदर समाज को विभाजित कर दिया है। आप कहते हैं मुसलमानों का डर, भैया मुझे लगता है कि 600 साल 700 साल जब मुसलमानों का शासन रहा तब तो हिंदू खतरे में नहीं आया। और आप देखेंगे कि जो फर्टिलिटी रेशियो है वो बढ़ता ही गया, हिंदू कहीं कम नहीं हुआ। मुसलमान आप बताते हैं, आप ये करते हैं कि भाई उनके 10-10, 20-20, 25-25 लड़के हैं, जो कि एकदम गलत बात है। आप फर्टिलिटी रेशियो देखेंगे तो लगभग 3 to 4 का रेशियो है, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और आपका 25 और 12 और 10 होने एकदम मिथक। तो कहने का मतलब आप बात पर झूठ बोलते हैं। कभी हिंदू जब लगभग 20 करोड़ था, मुसलमान 3-4 करोड़ था, तब तो हिंदुत्व खतरे में नहीं रहा। आज हिंदू 100 करोड़ है, हिंदू कैसे खतरे में है और कौन सा खतरा एक्सटिंक्शन का मंडरा रहा है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ताकत, मुसलमानों को छोड़ दीजिए, अगर समस्त विश्व एक तरफ हो जाए तो 100 करोड़ हिंदू को खत्म करना उनके बस की बात नहीं है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मैं हिंदुत्व खतरे में है। आप झूठ बोलना चाहते हैं, मुसलमानों को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं, भाई आप बी माई गेस्ट, डू व्हाट यू वांट, बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। चलिए, विधानसभा चुनाव सामने है और आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बार एजेंडा क्या लेकर चल रहा है समाजवादी पार्टी कि कैसे ये चुनाव जीतना है और क्या काम करने वाले हैं जीतने के बाद? देखिए, ये एजेंडा जो है भाई हम लोग अपने उस पर नहीं दे सकते, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जब इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारा नहीं आ जाता तो हम लोग उस चीज़ की कोई घोषित तौर पर कोई बात नहीं कह सकते। उसको वो हमारा विषय नहीं, तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि हम कौन सी चीज़ों पर, कौन सी चीज़ हमारा एजेंडा क्या होगा और हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होगा, ये वो तय करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन वो है कि जो आज की तारीख में, खैर मैंने आपको बता चुका, महंगाई और भ्रष्टाचार जो त्रस्त है जनता, वो अलग विषय है। लेकिन हमारा ये कि जो समाज में विभाजन इस कदर हो गया कि मतलब जबरदस्ती लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए या मानसिक तौर से बट गए हैं। हमारा एजेंडा है कि हमें सबको जोड़ना है। देखिए, सियासत क्या, किस लिए, फायदे के लिए कौन क्या करता है, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। उनका जो फर्ज है अरबाब सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हमें सबको एक साथ लाना है,
सारे पिछड़े साथियों को मिलाना है, बिना भेदभाव के, बिना जातवाद के। जो भी हमारे साथ पहले रहे, किसी कारण भ्रमवश इनके झूठ में फंसकर आज हमसे जुदा हैं, हम सब उनको साथ लाएंगे और अगर ये ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी पार्टी ये चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतेगी। चलिए अध्यक्ष जी, बांदा में काफी दावेदार है समाजवादी पार्टी के विधानसभा जी, के लिए, तो आपको क्या लगता है किसका टिकट होने की ज्यादा संभावना है? देखिए, इस बात पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, जी। क्योंकि ये विषय हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हाँ। हम लोग सब टिकट पे, जितने हम लोग सब समाजवादी हैं, टिकट मांगना सबका अधिकार है। अंत तक सब टिकट की लड़ाई लड़ेंगे और आखिर में जिसका टिकट हो जाएगा सब उसके साथ। चलिए, खरी बात के माध्यम से आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? खरी बात चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को? जी, मुझे लगता है मैं अपना संदेश दे चुका हूँ जी। कि इस बार का चुनाव भाईचारे और एकता के नाम, नफरत मिटाने के नाम और जनता को इनके क्रूर शासन से निजात के नाम जी। पर होना चाहिए। जी। चलिए, तो ये हमारे साथ थे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि लाखन सिंह जी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शकील अली जी भी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं खरी बात के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही किसी जनप्रतिनिधि से और शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे, जनता से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।